नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि बुल रन कब दोबारा से स्टार्ट होगा और हम कब दोबारा से पैसे बनाना शुरू करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से है बिकॉज मैं यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू लेने वाला हूँ। और जो कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है ना, एक्चुअली में पैसा बनता है तो वही बनता है और सेफ्टी बनती है तो वही बनती है। सबसे पहले आप ये समझो कि आज से सिर्फ और सिर्फ एक महीने पहले तक हर इंसान को ये लग रहा था कि मार्केट इनविंसिबल है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, रिटेल इन्वेस्टर किंग है, बाजार को गिरने से वो रोक लेगा। रिजल्ट खराब आ रहे थे, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, बाजार वन साइडेड ऊपर जा रहा था। वहां पे बात करना कि भाई मार्केट क्रैश हो सकती है, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, एक पाप था। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक ह्यूज रैली आती है और लास्ट मंथ तक वो चलती है। बट लास्ट मंथ से इस मंथ में जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं, बाजार थोड़ा सा डामाडोल होता है और बाजार नीचे की साइड गिरने लगता है। आज आप किसी से भी न्यूज एंकर से पूछ लो, न्यूज चैनल जाकर के देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर यूट्यूब पे आकर के देख लो, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक बात करें, सब नेगेटिव है। सब ये बोल रहे हैं होल्ड करो या फिर बोल रहे हैं बेच करके भाग जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों के क्लियर नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है और मार्केट में हर एक इंसान को भी यही लग रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर भी वन साइडेड रैली आ रही है, इसका ये मतलब है मार्केट में थोड़ा सा बबल फॉर्म होना शुरू हुआ है। और अगर हर इंसान को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हर इंसान वहां पे पैसा डालेगा और शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाएगी भी बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। लेकिन आप ये समझो, जब ये लिक्विडिटी आती है तब आते हैं अंडशंड स्टॉक के आईपीओ, अंडशंड म्यूचुअल फंड के एनएफओ, जो आपका ओवरऑल लिक्विडिटी होता है मार्केट से वो कंज्यूम करते हैं और ले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही नेगेटिविटी आती है तो सेकंड लेवल की दिक्कत शुरू होती है। क्योंकि पहले दिक्कत में आईपीओ और एनएफओ आपके पैसे ले जा चुके हैं, मेनली आईपीओ लेकर के जाता है आपका पैसा। एनएफओ के अंदर तो ऐसा सच आपका पैसा कहीं जाता नहीं है, लेकिन आईपीओ आपका ओवरऑल मार्केट से लिक्विडिटी को खत्म करता है। इसी वजह से मैक्सिमम आईपीओ आपको बुल रन में देखने को मिलते हैं। पहली चीज आईपीओ पैसा ले गया। सेकंड चीज, अब जब बाजार गिरता है, क्योंकि अब हर इंसान को लग रहा था कि भाई पैसा बनेगा, तो हर इंसान खुद भी इन्वेस्ट कर रहा है, लोन लेकर के भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब बाजार गिरता है तो उस केस के अंदर लोग डर जाते हैं। स्टार्टिंग के 2 4 5% के फॉल में कोई नहीं डरता। उसका जैसे जैसे पोर्टफोलियो नेगेटिव होने लगता है तो हर इंसान अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू करता है। और इसके बाद होता है बमबारी शुरू। इसको आप इस तरीके से समझो, किसी ने 1000 रुपए पे बेचा तो मार्केट के अंदर क्या आया, सेल की डिमांड ज्यादा आ गई, मतलब प्राइस अब ड्रॉप करेगा। फिर किसी ने 980 में बेचा, फिर गिरा, फिर 970 में बेचा, फिर गिरा। तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर सेल ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं और बाय ऑर्डर कम आते हैं। और इस वजह से जो शॉर्ट टर्म व्यू होता है वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो एफएनओ में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनका भी मार्जिन कॉल लगा हुआ होता है, सो वो भी हिट करना शुरू हो जाता है, जिसको हम गामा कहते हैं। और जो गामा होता है एफएनओ में, वो एक तरीके का आप मान लो हेल है। क्यों? क्योंकि आपका एक बार मार्जिन कॉल लगना शुरू हुआ तो धड़म 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 धड़म, जैसे बम नहीं फटते लड़ियों में लगे हुए, कि एक फटा उससे दूसरे में आ गया, दूसरे से लगा तीसरे में, तीसरे लगा चौथे में। क्योंकि हर इंसान ने एक एक दो दो रुपए के डिस्टेंस के ऊपर भी अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो जैसे ही वो हिट करता है वैसे स्टॉप लॉस लग जाते हैं और गिरावट जो होती है वो एकदम से नीचे की साइड आने लगती है। जब ये 4 5% से ज्यादा की गिरावट होती है एक बुल रन में, तो आपको देखने को मिलती है। वही चीज आपको इस समय पे बाजार में दिख रही है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको बाजार में एक ह्यूज गिरावट देखने को मिल रही है। और करेक्शन हम बोलेंगे इसको, मार्केट क्रैश नहीं बोलेंगे। और ये करेक्शन अच्छा होता है, टाइम टू टाइम आना चाहिए। और इससे हमें पता चलता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर कितना रेजिलिएंट है, कितना ज्यादा मतलब अपने दिमाग को तैयार करके आया है। और ये करेक्शन आता है तो मार्केट में बबल बनने से आप बच जाते हो। सो मोटे मोटे तौर पे ये मार्केट के दो सिनेरियोस थे जो आपको समझने चाहिए। थर्ड सिनेरियो, तो जो करंट सपोर्ट है निफ्टी का 24,180 रुपए, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये इसको तोड़ करके नीचे चला जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 23,500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यहां से ये यहाँ पे ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे और वापस मार्केट ऊपर की साइड जाए। लेकिन 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 अगर मार्केट के अंदर कोई अनप्रिडिक्टेबल न्यूज आ जाती है, जैसे ईरान और रशिया की फाइट एक तूर पकड़ ले जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए, आपको पता है एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एफआई की सेलिंग यहाँ पे ना रुके, इवन बढ़ जाए,
तो इस केस के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी और सेलिंग होगी, और जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो अभी तक खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझ रहे थे जब तक पैसा बन रहा था, वो बेचना शुरू करेंगे और आप फिर मानो कि एक फॉलिंग नाइफ बन जाएगा। और उस केस के अंदर जो आग बनी है उसके अंदर घी का काम करेगा। अच्छे रिजल्ट ना आना, जिनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, चाहे वो कंपनियां बहुत अच्छी हो लेकिन रिजल्ट शॉर्ट टर्म में किसी के भी खराब हो सकते हैं, राइट? तो उसके जो धुलाई पिटाई होगी वो और ज्यादा होगी, और ज्यादा गिराया जाएगा। सो आप ये समझो कि नेक्स्ट 1 से 2 महीना आपकी अग्नि परीक्षा है। मैं इस महीने के स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, इवन तब तो बाजार गिरा भी नहीं था। तो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, ये महीना, आने वाले 2-3 महीने आपके लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। सो इन्वेस्ट करते रहो अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक्स में। जहां पे थोड़ी गिरावट दिख रही है, जहां थोड़े बहुत फंडामेंटल इश्यूज दिख रहे हैं, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज अच्छी हैं तो आपका पैसा बनेगा। जैसे एचडीएफसी लाइफ अच्छी कंपनी है, रेवेन्यू पर थोड़ा इंपैक्ट है। कैम्स अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी एएमसी अच्छी कंपनी है, थोड़ी सी गिरावट है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो अच्छी कंपनी, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में रहोगे, जैसे बैंक्स हो गए, बैंक निफ्टी हो गई, क्वांट बीएफएसआई हो गए, सुंदरम फाइनेंस हो गया, कंज्यूमर हो गए। तो इन सारी की सारी जगह आपका पैसा अच्छा बनेगा। तो अगर ये सेक्टर मरेंगे नहीं तो इसका ये मतलब है ये सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हो आप तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन बाजार में आता रहता है, 10-12-15% का करेक्शन नॉर्मल करेक्शन है, इतना चलता है। पहले भी हमने देखा है, इस बार भी देख रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं Q&A की साइड। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे मार्केट के बारे में, इवन स्टॉक के बारे में आप काफी कुछ सीखोगे। योर मनी स्टोरी का कमेंट है, कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो बर्बाद हो गया, मंडे को बिग डाउनफॉल होने वाला है, अब क्या करें? अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों बर्बाद हुआ, सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही एक नेगेटिव सेंटेंस से पूछे कि बर्बाद हो गया। नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। आप ये मान सकते हो इस बार के नेट प्रॉफिट, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट कम आए हैं, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ इंटैक्ट है। टॉप लाइन मतलब रेवेन्यूज बड़े हैं, नेट प्रॉफिट कम है, ये आपको याद रखना है। अभी आपको हर इंसान ये बोल करके बेवकूफ बना रहा है कि यार गिर गया नेट प्रॉफिट गिर गया, तो 600 करोड़ के आसपास था, अब 250 करोड़ के आसपास है। लेकिन आपको ये समझना है रेवेन्यू नहीं गिरा है, नेट प्रॉफिट गिरा है। सबसे पहले हुई ये। अब बात करते हैं क्यों गिरा। आप इसको समझ लो, आप मार्केट को समझ पाओगे, हर सेक्टर को, इवन बैंकिंग को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? अभी जो गिरावट है ये क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है बिकॉज एक्सपेंशन मोड में है कंपनी, ठीक है? कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत बड़ा बैंक नहीं है, एक मिड साइज का बैंक है, तो एक्सपेंशन में है। तो जब आप एक्सपेंशन करते हो तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने नए ऑफिस सेटअप करे। अब जो नए ऑफिस सेटअप करे हैं वहां से आप कमा नहीं रहे हो, क्योंकि नए हैं, अभी वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन वहां पे आपने बंदे रखे हैं, टेबल रखा, कुर्सी रखा, चेयर रखा है, जमीन लीज पर ली है। सो उसका जो पैसा है वो कौन देगा? वो भी आपके नेट प्रॉफिट से ही कटेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गए आपके। इसी के साथ साथ प्रोविजन के कुछ नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं, और जो एनपी है उसके नंबर स्लाइटली बढ़ते हुए दिखे हैं। सो इस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ हमें दिखा है। सो आप ये समझो कि ये ग्रोथ कंपनी है। ग्रोथ कंपनी में अगर रेवेन्यू भी गिरने लगे और नेट प्रॉफिट भी गिरने लगे, सो मेजर दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, कंपनी के रेवेन्यूज भी गिरना शुरू हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट कंप्रेस होने से सिंपल सी बात ये होती है कि जो नए सेटअप करे हैं, नए इन्होंने ब्रांचेस खोले हैं, जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगी तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट वापस से एक्सपेंड हो जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए होता है, जब भी कंपनी रिवैम्प कर दी है खुद को तो ये इश्यूज होते हैं। क्यों? अभी तक जो आईडीएफसी फर्स्ट था वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लोन में था, इस वजह से बहुत गिरावट हुई, बहुत नुकसान इन्होंने झेला है। जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से ये कॉर्पोरेट लोन की जगह पर्सनल फाइनेंस के अंदर, पर्सनल लोन के अंदर आ चुके हैं। कॉर्पोरेट की जगह इंडिविजुअल लोगों को लोन देते हैं, आपके और मेरे जैसे लोगों को। तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ वापस आई है, इसकी वजह से जो लोन बुक है वो थोड़ी सी क्लीन हुई है। इसके पॉजिटिव की बात करोगे तो कासा रेशियो बहुत तेजी से बढ़ा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ा है, लोन बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है इनके पास। अब लोन डिस्ट्रीब्यूशन अगर बढ़ता है तो एनपीए बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को लोन दे रहे थे और उसके बाद आप एकदम से 100 लोगों को लोन दोगे, तो जहां 10 में से एक आधा डिफॉल्ट करेगा वहां पे 100 में से 2 कर सकते हैं। तो आपको लगेगा बढ़ गया, लेकिन लोन बुक भी बढ़ गया, तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? सो ये शॉर्ट टर्म फॉल है। अभी डराया जाएगा, आपको निकाला जाएगा इस स्टॉक को, इस स्टॉक से निकाला जाएगा आप। लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म का है, नेक्स्ट 6 महीने का है, साल भर के आसपास का, इस स्पेशली 6 महीने की बात करें, 1-2 क्वार्टर की बात करें, तो उस केस में आपको निकल जाना भी चाहिए।
क्योंकि ये मतलब टर्न अराउंड हो रही है कंपनी, कंपनी दोबारा से बिल्ड हो रही है, दोबारा से शुरू हो रही है, इस तरीके से समझो आप। अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। जब ये टर्न अराउंड हो जाएगी, जब ये कंपनी वापस से ये जितने भी नए ब्रांचेस खोले इनके ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे और ये पैसा कमाना शुरू करेंगे, तो इनका नेट प्रॉफिट एकदम से बम्प करके आएगा और आप उस समय पे शायद ना खरीद पाओ, क्योंकि एकदम से मार्केट को पहले से पता चल जाएगा कि भाई अब ये पैसा कमाने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले लीक हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 6-7 महीने का है तो मेरे भाई निकल जाओ, कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, इवन आप फंसोगे ही। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से भी 2-3 साल का है, ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 साल का है तो डेफिनेटली रुकना चाहिए इसके अंदर। मेरे को आज भी इस बैंक में पूरा भरोसा है, मुझे आज भी इसके मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है, मैंने मेरे पास आज भी ये होल्ड करता हूं मैं से। देखो हो सकता है मंडे को 2-4-5-10% गिर भी जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मिड कैप की कंपनी है, थोड़ा बहुत गिरावट और चढ़ावट लगी रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना पैसा बनाया है इसने, तो थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है, चलता है, एक्सपेंशन मोड में चीजें चलती हैं। इसी के साथ साथ जो ये टॉप से इतना गिर गया है ना, वो इस वजह से गिरा है क्योंकि मार्केट में जो बड़े एनालिस्ट होते हैं उनको भी ये चीज पता है। सो वो जो टाइम करेक्शन और मनी करेक्शन है वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है बाजार के अंदर। सो ऐसा नहीं है कि बाजार में ये एकदम से नया आ गया, बाजार इसको प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर रहा था। हेडलाइन बना करके रिटेल इन्वेस्टर को डराया जा रहा है। अदरवाइज एक्सपेंशन की बात, प्रोविजनिंग की बात पिछले क्वार्टर में भी थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ गया। भाई ब्रांचेस बढ़ा दी है, प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, तो ये होना ही था। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर भी टोल कलेक्शन में आईडीएफसी के अच्छी खासा रोल होता है, तो वहां पर भी महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से वो भी फ्री कर दिया गया है, तो इससे भी कुछ इंपैक्ट आया है रेवेन्यूज में, शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज में डेफिनेटली इंपैक्ट आया है आईडीएफसी के। सो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो भाई शॉर्ट टर्म का विजन है, डेफिनेटली यहाँ पे बेच के भाग जाना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म या मिड टर्म का विजन है, 1-1.5 साल से मतलब 1-1.5 साल या 3 साल का विजन है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन का। उसके बाद यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छी है, बजाय कि बेच करके भाग जाओ। जब ग्रोथ इंडस्ट्री में आप हो कि भाई ग्रोथ आ रही है बैंक के अंदर, तो मुझे नहीं लगता ऐसे डरने वाली बात है, क्योंकि ग्रोथ में ये सब चीजें होना है। रेवेन्यूज भी गिरने लगे और एनपीए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो डरने वाली बात होती है, अदरवाइज ठीक है, इतना तो एक्सपेक्टेड ही होता है। त्रिलोक सिंह जी का सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहे भाई पीएनबी के बारे में बताओ, 130 पे 2500 शेयर्स खरीद है मेरे पास। तो मेरे भाई आज की डेट के अंदर जो पीएनबी चल रहा है वो चल रहा है 95 रुपीज के आसपास, तो मोटे मोटे तौर से 20-25% का करेक्शन है ऑल टाइम हाई से पीएनबी पे। सबसे पहली चीज, कोई भी स्टॉक आप ऑल टाइम हाई पे खरीदते हो तो 20-25% के करेक्शन के लिए तो आप बाय डिफॉल्ट ही एलिजिबल हो जाते हो, बिकॉज आप ऑल टाइम हाई पे ही खरीद रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जो पीएनबी है, पीएनबी जैसे स्टॉक ने लास्ट 5 साल में, इवन लास्ट 1 साल के अंदर 30% के रिटर्न बनाए हैं अभी भी, और 5 साल में 57% के रिटर्न बनाए हैं। अगर मैं ऑल टाइम लो से खींचूं तो करीब करीब 300% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक बना चुका है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। जब मैंने इसको खरीदा था तो 30-35 में बिकता था, मैं तो इसको बेच के निकल गया था करीब करीब 80-90 रुपए के आसपास ही। उसके बाद भी ये काफी गया, 130 रुपए तक गया था। क्यों? आप ये समझो, पीएनबी एक पीएसयू है, और पीएसयू नहीं चलते इतने ज्यादा, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। हमारा एसबीआई 8-9 के पी पे बिक रहा है, ये 17-18 की पी पे कैसे चल सकता है? एसबीआई से तगड़ा बैंक थोड़े ना ये। तो टाइम करेक्शन और जो स्टॉक मार्केट करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी, वो हो रही है। क्यों खरीदा था आपने 130 पे? आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताओ। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई यहाँ से 10 साल तक मुझे होल्ड करना था, तो अभी डरना नहीं है आपको। लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे नहीं होते भाई कि आप 10 साल तक होल्ड करो, ये 10 साल में भी पैसा नहीं बनाते लोगों के लिए। और पीएनबी जैसा स्टॉक तो मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर। सो मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा यार, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि बेचो, निकलो, आगे बढ़ो, हो गया जो होना था, क्या फायदा इसके अंदर, कुछ होगा नहीं, इवन ये गिरावट में ही रहने वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बिकॉज इसमें अब कुछ रिकमेंडेशन देने लायक बचा नहीं है। मैं इसके बिजनेस को भी समझ रहा हूँ, तो भी ऐसा कुछ मुझे क्रक्स दिख नहीं रहा, कोई मोटा पॉइंट नहीं दिख रहा जिसमें मैं एक्चुअली बोल पाऊँ कि भाई होल्ड करो। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि निकल जाना चाहिए। ऑफिशियल प्लम्बर का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर कोचिंग शिपयार्ड के बारे में बताएं। सर मैं क्या बताऊं आपको कोचिंग शिपयार्ड के बारे में? कोचिंग शिपयार्ड रिपेयरिंग कंपनी है जो डिफेंस को सपोर्ट करती है मेनली, ठीक है। और मेन इसमें जो होल्डर था वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब उन्होंने ओएफएस कर दिया कि ठीक है भाई, हम अपना स्टॉक बेचेंगे, 5% अपना जो स्टेक है वो निकाल देंगे। अब इससे क्या होता है कि मार्केट में आती है लिक्विडिटी। अब ये कोचिंग शिपयार्ड में देखो कुछ था नहीं, टू बी फ्रैंक कुछ नहीं था। रेवेन्यूज आप देखो, नेट प्रॉफिट देखो, कोई ग्रोथ नहीं थी, एक स्टेबल ग्रोथ थी, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ था। सेंटिमेंट अच्छे थे, ये स्टॉक चलता है।
सेंटिमेंट खराब है, लिक्विडिटी आ गई, मतलब शेयर ज्यादा लिक्विड हो गए ना अब शेयर मार्केट में, तो डिमांड से ज्यादा सप्लाई कर दी गवर्नमेंट ने क्योंकि स्टेक बेच दिया अपना, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल गया। अब नेगेटिव सेंटिमेंट चल गया तो भाई वो चल ही गया क्योंकि अब खरीदने वाले नहीं है उसको, तो अब सब बेच रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया पहले, जैसे पटाखे के साथ लड़ी लगती है ना कि एक बेचेगा तो दूसरा, दूसरा बेचेगा तो तीसरा, अब सब बेच करके निकल रहा है, तो बाजार में ये नीचे की साइड जा रहा है। सेम आंसर बोलूंगा, बिजनेस मॉडल मुझे इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगता, वैल्यूएशन थोड़ी हाई लगती हैं, और गवर्नमेंट ने जो स्टेक बेचा वो एक नेगेटिव इंपैक्ट ला रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो रहेगा। मैं यहाँ पर भी आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता सेल करने की, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसमें कुछ होगा, तो मैं बाय करने की तो बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। अगर आपको फिर भी भरोसा है तो होल्ड कर सकते हो, बट यार इन स्टॉक्स में होगा कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। दीपक जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं भाई एक क्वेश्चन है, पता नहीं आपके नजर में आएगा भी या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। ये कह रहे हैं अगर सेम म्यूचुअल फंड के अंदर 2 बार लमसम करते हैं तो सेम फोलियो नंबर रहेगा या फोलियो नंबर न्यू जनरेट हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। सर देखिए, फोलियो नंबर क्या होता है? फोलियो नंबर का सिंपल मतलब है, सिंपल सिंपल मतलब है आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट कर दी है कि भाई ये नंबर इस बंदे को असाइन हो गया, ताकि उस नंबर के थ्रू आपके ओवरऑल एसआईपी और लमसम को ट्रैक करा जा सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोलियो नंबर। ये एक डेटाबेस के अंदर यूनिक आईडी है, सिंपल है ये। अब उसके अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके फोलियो आईडी के अगेंस्ट वो पैसा जाता है, ताकि जो डेटाबेस है, क्योंकि मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस में मतलब उस नंबर के अगेंस्ट जाएगा कि भाई इस नंबर पे ये पैसा गया है, तो आपके बिहाफ पे जो इतनी टेबल्स चल रही होंगी कि भाई इस फोलियो नंबर पे ये एसआईपी भी चल रही है, लमसम भी आया है, ताकि ट्रैक किया जा सके आपके फोलियो नंबर के थ्रू, तो उसके अंदर आप ये देख पाओगे। सो फोलियो नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जहां पे आप एसआईपी और लमसम करते हो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होती है। सो आप यहाँ पे एक बार एसआईपी करो, 10 बार करो, 100 बार करो, लमसम हर दिन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका एक आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिटी है, आपका एक पैन कार्ड यूनिक आइडेंटिटी है, ताकि आपको ट्रैक किया जा सके, ताकि आपको अलग से पहचाना जा सके भीड़ में से, वही होता है फोलियो नंबर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर मोदी जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और मार्केट लो पे लो जाए जा रहा है। तो बंटी जी, सबसे पहली चीज, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो जाओ और थोड़ा घूम करके आओ। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ और जाकर के उनके साथ थोड़ा सा गेम खेलो। बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं हुआ, सो एक गर्लफ्रेंड बनाओ और जाकर के ट्रिप पर निकल जाओ। अगर गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही है आपके साथ, तो आराम से बैठो और नेटफ्लिक्स और चिल करो, क्योंकि मेरे भाई ये मार्केट है। अगर यहाँ पे आपका बीपी लो हो गया तो अगले दिन बीपी हाई हो जाएगा, और मार्केट को अगर आप इतना सीरियस लेने लग गए तो भाई बीपी हाई लो लगा रहेगा। क्योंकि मार्केट में आज अच्छी चीज है, सब इंसान आज अच्छी चीज बोलेंगे, कल नेगेटिव चीज है, सारे लोग नेगेटिव चीज बोलेंगे। देखना है, थोड़ा परेशान होना है, थोड़ा खुश होना है, बात खत्म। वो एक रियलाइज नंबर नहीं है, वो एक अनरियलाइज नंबर है जो आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हो कि भाई आज 4% गिर गया, परसों 4% बढ़ गया। हाँ, अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया है, आपको फील हो रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, हो जाती है, नॉर्मल है, तो उसको बेचो और कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं यार यहाँ पैसा बनना ही चाहिए, मेरी थीसिस सही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा लेकिन चिल करो, जिंदगी को जियो। मार्केट आपका मतलब आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है। आपके मूड को मार्केट अगर कंट्रोल कर रही है, इसका ये मतलब है आपने कैपेसिटी से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं बाजार में, या तो आपने लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दिया है। सो मार्केट आपकी जिंदगी का पार्ट नहीं है, आपकी जिंदगी नहीं है। सो मेरे भाई, बीपी लो और हाई हो गया तो सीधे हम होंगे एडमिट हॉस्पिटल में। सो इससे अच्छा है जिंदगी जियो, थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करो, चल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। या देखो, मेरा काम है, न्यूज एंकर का काम है, हम सबका काम है कि भाई जो चीजें चल रही हैं आपको डे टू डे अपडेट करें, क्योंकि हमारी जॉब है, हमारा काम है, हमें पसंद है ये चीज। लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। आई नो, अगर मैं ये बता रहा हूं तो ये मेरे पे ये फीडबैक आएगा कि भाई रोज वीडियो क्यों बनाते हो, क्योंकि भाई काम है, मुझे पसंद है ये चीज। मार्केट ऊपर जाती है तो खुशी होती है, नीचे जाता है तो दुख होता है, बट मुझे एक्चुअली में बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि अब ये जान चुका हूं मैं कि भाई मार्केट ऊपर गई है तो नीचे जाएगी ही, और नीचे गई है तो ऊपर जाएगी ही, अगर फंडामेंटल्स अच्छे रहे, हमारा इकोनॉमी अच्छा रहा तो इस वजह से मार्केट से थोड़ा सा डिटैच होना अच्छा होता है। पूरी तरीके से कोई नहीं हो पाता क्योंकि उसने खुद का पैसा लगाया होता है, तो थोड़ा मेंटल इंपैक्ट फॉर श्योर होगा, बट बहुत सीरियस मतलब एंजॉय करो लाइफ। लाइफ एंजॉय करने के लिए आए, मार्केट देखने के लिए थोड़ा ना पैदा हुए हम सारे के सारे। सो ये कुछ क्वेश्चन था जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।